द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि देश में 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होंगे या बनेंगे। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? ये प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है। कहने का मतलब है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जितने भी होते हैं, राइस, पैडी, उन सबको मैनेज करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, और इसके मेंबर्स जो होते हैं वो फार्मर्स होते हैं। ये कोऑपरेटिव और प्राइवेट कंपनी के बीच का एक हाइब्रिड वर्जन होता है, जिसमें आपको कोऑपरेटिव्स के भी कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे और प्राइवेट कंपनीज़ के भी। इसका जो मेन एक्टिविटी है वो फार्म प्रोड्यूस यानी कि राइस, पैडी, इन सब के बिजनेस को मैनेज करना है, और इसके जो मेंबर्स हैं फार्मर्स, उनके बेनिफिट के लिए काम करना है। यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, और ये टैगलाइन बताती है कि इट्स लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंक्रीज्ड एरिया अंडर खरीफ क्रॉप्स। सो खरीफ क्रॉप्स, आपको पता है कि क्रॉप्स 2 टाइप्स के होते हैं इंडिया में, 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, लेकिन जो मेन क्रॉप्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, खरीफ एंड रबी। खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं वो मॉनसूनल या फिर समर सीजन क्रॉप्स होते हैं। रबी क्रॉप्स होते हैं वो विंटर सीजन क्रॉप्स होते हैं। तो अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये कहा गया कि खरीफ क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है या उसका जो टोटल प्रोडक्शन है वो 13.2% इंक्रीज़ हो गया है कंपेयर टू जून 2019। सो पिछले साल के मुताबिक खरीफ क्रॉप के प्रोडक्शन में 13.2% की बढ़त हुई है। यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि इंडिया की जो एनुअल फूड आउटपुट है उसका जो 50% कंट्रीब्यूशन होता है वो खरीफ क्रॉप्स के तरफ से होता है। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि ये समर सीजन क्रॉप्स होते हैं जो मॉनसून के आते ही कंट्री में खरीफ क्रॉप्स को बोना शुरू कर देते हैं फार्मर्स। जुलाई के फर्स्ट रेन के साथ ही जो बीज होते हैं खरीफ क्रॉप्स के, उनको बोया जाता है, और इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं सितंबर अक्टूबर के मंथ में। इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से हैं? पैडी, मेज़ मतलब मकई या भुट्टा, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। आप ये ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको ऑप्शंस दे दिया जाएगा कि पैडी, मेज़, ज्वार या फिर वीट, इन सब में से कौन से खरीफ क्रॉप्स हैं। तो डेफिनेटली वीट इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप, इट्स अ रबी क्रॉप। तो आप ये जो खरीफ क्रॉप्स के नेम है उनको आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कौन से खरीफ क्रॉप और कौन से रबी क्रॉप होते हैं। आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा स्टेट्स में ये जो पैडी है वो 3 क्रॉप्स उसके ग्रो किए जाते हैं। मतलब यूजुअली क्या होता है कि खरीफ क्रॉप्स है वो मॉनसून सीज़न में ग्रो होता है, उसकी एक ही क्रॉप होती है। लाइक मॉनसून जुलाई में शुरू हुआ और फिर अक्टूबर तक वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन 3 स्टेट्स लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो पैडी क्रॉप्स है उसके 3 क्रॉप्स जो हैं वो ईयर में उगाए जाते हैं, और इन 3 क्रॉप्स के डिफरेंट नाम हैं। जो पीरियड होती है 3 क्रॉप्स की, जो फर्स्ट पीरियड होता है लाइक ऑस, अमन एंड बोरो। तो ये 3 क्रॉप्स जो हैं राइस के वो आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। सो आप यहाँ देख रहे हैं इनॉग्रल सेशन है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट का मिज़ोरम में। न्यूज़ क्या थी? यूनियन गवर्नमेंट ने ग्रीन एजी प्रोजेक्ट मिज़ोरम में लॉन्च किया है इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स, ये और इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है उसके अंदर दम्पा टाइगर रिजर्व एंड थोरांग लैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों भी कवर्ड है। मतलब इसके एरियाज़ भी इस प्रोजेक्ट के अंदर कवर हो जाते हैं। ग्रीन एजी प्रोजेक्ट क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर में बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके तरीक़ों को इंक्लूड किया जाता है। मतलब एग्रीकल्चर ही सिर्फ मतलब क्रॉप्स नहीं उगाए जा रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी को हार्म तो नहीं कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को कहीं वो इंक्रीज़ तो नहीं कर रहे हैं,
या प्रोवोक तो नहीं कर रहे, या फिर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट भी साथ साथ हो रही है या नहीं। ये जो एम है वो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट का है। इसे फंड कौन करता है इस प्रोजेक्ट को? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। और इसको एग्जीक्यूट कौन करता है इंडिया में? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ड्यूरेशन क्या है इस प्रोजेक्ट की? अगस्त 2020 से लेकर मार्च 2026 तक। और उसके तहत ही मिजोरम में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अभी तक 5 स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है: मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड। तो ये जो इनॉग्रेशन थी वो मिजोरम स्टेट में थी। तो 1 2 3 4 5 स्टेट्स में टोटल इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है। चंबल रीजन इनटू एरेबल लैंड। यूनियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट करके जो ग्वालियर चंबल बेल्ट है मध्य प्रदेश में, उसको एरेबल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए एक तरह से पैक्ट किया है या डिसाइड किया है। चंबल रीजन, चंबल की घाटी, आप लोगों ने काफ़ी इसके बारे में सुना होगा। जो ये चंबल रीजन है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के 3 जो लैंड एरियाज़ है, ये यहाँ पे इमेज दे सकते हैं, ये तीनों स्टेट्स को ये कवर करता है चंबल रीजन। उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। और ये चंबल रीजन चंबल और यमुना रिवर के अलॉन्ग साइड है। मतलब ये हो गई यमुना रिवर और ये हो गई चंबल रिवर, और इसके साइड की जो घाटियाँ हैं उसको चंबल रीजन कहा जाता है। चंबल रिवर यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। जैसे मैंने बोला, ये यमुना रिवर है और यहाँ से चंबल रिवर जो है वो उसकी ट्रिब्यूटरी बन के आती है चंबल रीजन में। चंबल रीजन अपने बैडलैंड्स के लिए काफ़ी वेल नोन है और इसके रवाइन सिस्टम्स काफ़ी पॉपुलर हैं। तो बैडलैंड्स क्या होता है? बैडलैंड्स ऐसे ड्राई टेरेन होते हैं, एक तरह से जो है वो ड्राई सूखे टेरेन होते हैं, लैंड होते हैं, जिसके जो क्ले रिच डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब उसकी सॉइल जो होती है वो क्ले रिच सॉइल होती है, वाटर और विंड के साथ इरोड हो गई होती है। जिनको इरोड या इरोजन के बारे में नहीं मालूम है, मैं थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे ये एक पीस ऑफ लैंड है, इस पे वाटर या फिर एयर के वजह से ये जो इसकी परत होती है सॉइल की, वो बह कर इससे हट जाती है या फिर बह जाती है। तो ये जो लैंड है वो थोड़े दिनों के बाद जो इसकी अपर जो लेयर होती है सॉइल की वो नज़र नहीं आती है और ये लैंड इरोड हो चुकी होती है। तो इसी प्रोसेस को इरोजन कहा जाता है। तो ये जो बैडलैंड्स है चंबल रीजन में, वो भी वाटर एंड एयर के वजह से काफ़ी इरोडेड ड्राई लैंड एरियाज़ हैं। रवाइन सिस्टम क्या होता है? एक्चुअली रवाइंस होती है, आपने कैनन के बारे में सुना होगा कैनन के बारे में, या फिर वैलीज़ मतलब घाटियाँ। तो ये रवाइन सिस्टम इन दोनों के बीच की चीज़ है जो कि कैनन से नैरो होती है और वैलीज से स्मॉलर होती है। वैलीज मतलब घाटियाँ जो बिल्कुल चौड़ी चौड़ी सी घाटियाँ होती है, जैसे ये माउंटेन्स है। तो इसके बीच की जो स्पेस होता है उसको हम घाटियाँ बोलते हैं। ये आपको हिल स्टेशन या जो हिली स्टेट्स होते हैं वहाँ पर आसानी से आपको वैलीज़ मिलते हैं देखने को। तो ये वैलीज से नैरो होते हैं और कैनन से नैरो होते हैं, और वैलीज से जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, ये रवाइंस। लेकिन फिर भी इनको घाटियाँ ही बोला जाता है। तो ये चंबल रीजन बैडलैंड्स और अपने रवाइन सिस्टम के लिए बहुत ही पॉपुलर है, जो कि डेकॉइट्स भी इसने सालों तक जो है वो जो डकैत होते हैं वो भी इन चंबल रीजन का यूज़ करते थे और उनके बीच जाके छुप जाते थे। तो आप किसी का नाम अभी याद कर रहे होंगे कि चंबल रीजन की एक बहुत ही पॉपुलर जो है वो डेकॉइट थी, और उनका नाम अब आप सोचिए, और अगर नहीं आता है तो आप ढूंढिए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये रीजन लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स मतलब गिद्ध। तो लॉन्ग बिल्ड जो वल्चर्स होते हैं उनके सबसे लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है वर्ल्ड के। दुनिया में सबसे बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स का चंबल रीजन है। और ये घड़ियाल क्या होते हैं? घड़ियाल एक्चुअली
जो क्रोकोडाइल होता है उसके तरह ही घड़ियाल होता है। ये इंडियन स्पीसीज़ है, इंडिजिनस। और घड़ियाल की जो आपने देखी होगी एक स्टाउट की तरह उसकी जो उसका माउथ पोर्शन रहता है वो ऐसे लंबा रहता है, क्रोकोडाइल में वो नहीं रहता है, तो घड़ियाल को हम वैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो चंबल रीजन इज़ ऑल्सो फेमस फॉर घड़ियाल। ये आप देख रहे हैं पिक्चर, मैंने ये दिखाया है कि ये रवाइंस है। रवाइंस आप देख रहे हैं, ये माउंटेन स्पेस है और उसमें ये वाटर और एयर ने जो इरोड किया है लैंड, उसके बाद ये पैसेज या फिर नैरो जो स्पेस है वो क्रिएट हो जाती है और इसी में लोग जो है वो छुप सकते हैं। और ऐसे ही जो चंबल के डेकॉइट्स होते थे वो इनके बीच में छुपकर बचे हुए रहते थे। रवाइंस क्या होता है फिर, जैसे मैंने आपको बता दिया है, डीप नैरो गॉर्ज विथ स्टीप साइड्स। इसकी साइड्स देखिए कितनी स्टीप होती हैं, डीप भी होती हैं। अगर ऊपर से हाइट इसकी अगर मेजर की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप है, वैली की तरह नहीं है। वैली थोड़ा शैलो होती है और नैरो होती है, मतलब इन दोनों इस वॉल और इस वॉल के बीच की जो स्पेस है वो बहुत ही कम होती है। ये एक फ्लूवियल स्लोप लैंडफॉर्म होता है जो कि रनिंग वाटर से इरोड हो चुका होता है। कैनियन से ये नैरो होता है। जोराम मेगा फूड पार्क इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने जोराम मेगा फूड पार्क लिमिटेड को मिज़ोरम में इनॉग्रेट किया। सो जोराम मेगा फूड पार्क मिज़ोरम में उसकी इनॉग्रेशन हुई। ये फूड पार्क एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है जो फूड प्रोसेसिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। ये जो पार्क है वो मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत इनॉग्रेट किया गया है। ये मेगा फूड पार्क स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का है। हम मेगा फूड पार्क स्कीम के बारे में समझते हैं। ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का स्कीम है और इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, जो भी हमारा प्रोड्यूस होता है, राइस, पैडी, वेजिटेबल्स जो भी है, तो उसके वैल्यू एडिशन के लिए और उसकी वेस्टेज कम से कम हो मार्केट तक ले जाने में, उसके लिए एक मैकेनिज़्म जो है ये फूड पार्क स्कीम के अंदर वो मैकेनिज़्म जो है डिसाइड होती है। और इस प्रोजेक्ट को अब प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर इंटीग्रेट या मर्ज कर दिया गया है। ये देखिए जोराम मेगा फूड पार्क, दिस इज़ द गेट और फिर अंदर जो होगी वो फूड पार्क होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। यूनियन कैबिनेट ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को अप्रूव कर दिया है। ये स्कीम के बारे में समझते हैं। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म तक की डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और ये जो फैसिलिटी है वो किस चीज़ के लिए प्रोवाइड की जाएगी, पैसे किस चीज़ के लिए मिलेंगे, वो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब है अगर फसलों की कटाई हो जाती है, पैडी, वीट, इन सब की कटाई हो गई, लेकिन इसके बाद इनका जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होगा उसके लिए इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है और लोग ट्रेडिशनल तरीके से ही इन्हें स्टोर करते हैं या फिर मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप है वो या तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है या तो उसकी क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। इसके वजह से यूनियन कैबिनेट ने या गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम एक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्कीम लेके आएंगे जहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन की फैसिलिटी मिलेगी और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि मीडियम से लॉन्ग टर्म जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी है वो मिलेगी, लेकिन इंटरेस्ट सबवेंशन की भी फैसिलिटी मिलेगी जहाँ पर इंटरेस्ट जो पे करते हैं उसमें गवर्नमेंट भी अपना रेशो डालती है, अपना पार्ट देती है। इसके वजह से क्या है कि इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाते हैं। स्कीम कब से कब तक के लिए है? 2020 से लेकर 2029 तक, मतलब 10 साल का ये प्रोजेक्ट है। अब 10 साल के अंदर गवर्नमेंट सोचती है कि लोग फाइनेंस फैसिलिटी ले करके ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको क्रिएट करेंगे, बिल्ड करेंगे, तो 10 साल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो जाएगी कंट्री में। अब ये एक ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेज होगा। यहाँ पर पीएम मोदी के तरफ से ये एक पैकेज था जिसमें
₹1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई, जिसके अंदर 1 लाख करोड़ जो हैं वो उसकी फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिलेगी एट फार्म गेट एंड एग्रीगेशन पॉइंट। फार्म गेट क्या होता है? फार्म गेट वैसी जगह होती है जहाँ पर वो जो मार्केट प्रोड्यूस है, सॉरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो डायरेक्ट ख़रीदा जा सकता है, उसको फार्म गेट एरिया बोलते हैं। या फिर एग्रीगेशन पॉइंट, एग्रीगेशन पॉइंट कहाँ होते हैं? जहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स आके अपनी जो प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा करते हैं। अब ये क्या है कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी कि इंडिया में कोल्ड चेन की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी वीक है हमारे यहाँ। तो इसके लिए ही 1 लाख करोड़ रुपए की जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी, और उसके लिए ये जो फंड है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम वो जारी की गई, अनाउंस किया गया, उसको अप्रूवल मिल गया। जैसे मैंने बोला 1 लाख करोड़ की फाइनेंशियल जो लोन है वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देंगे। किनको देंगे आप ये देख सकते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO, जिसके बारे में मैंने पहले के स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी मिलेगी, फार्मर जो इंडिविजुअल हैं उनको मिलेगी। ऐसे करके इन सारे लोगों को ये लोन है वो फाइनेंशियल हेल्प वो मिलेगी। इंटरेस्ट सबवेंशन कितना का मिलेगा? 3% पर एनम, और क्रेडिट गारंटी कवरेज भी मिलेगी। किसके अंदर? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSE, लाइक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। कितने तक के लोन के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी? 2 करोड़ तक के लिए, और क्रेडिट गारंटी कवरेज भी कितने तक के लिए मिलेगी? 2 करोड़ रुपीस के लिए, फाइनेंस के लिए, आई मीन टू से। नेक्स्ट टॉपिक इज केंदू लीव प्रोक्योरमेंट उड़ीसा। केंदू लीव के बारे में हम यहाँ जानेंगे। कोविड-19 के पैंडेमिक में उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में जो ग्राम सभास के थ्रू केंदू लीव प्रोक्योर किया जाता था उसमें काफ़ी हर्डल या फिर मुश्किलें आ रही हैं। देखते हैं आगे क्या हुआ। आप ये देख रहे हैं वुमेन्स यहाँ पर केंदू लीव जो है इस टोकरी में इकट्ठा कर रही हैं। केंदू लीव एक मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है ट्राइबल विलेजर्स के लिए। केंदू लीव को ग्रीन गोल्ड भी बोलते हैं उड़ीसा में, और एक ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है स्टेट का। मतलब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है और ग्रीन गोल्ड कहलाता है। ये लीव्स का यूज़ जो होता है वो बीड़ी, जो आप जानते हैं कि जो पुअर नेटिव्स होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, या फिर जो सिगरेट नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उनके लिए ये जो स्मोक करने की चीज़ है वो बीड़ी कहलाती है। उनको ये रैप करने के लिए ये लीव्स का यूज़ होता है। तो बेसिकली बीडीज आर मेड फ्रॉम केंदू लीव। केंदू लीव प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात एंड महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केंदू लीव। उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का नंबर आता है। नाउ करेवा ऑफ कश्मीर, इसके बारे में कुछ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। कश्मीर वैली को करेवा डिपॉजिट्स के लिए भी जाना जाता है। ये करेवा डिपॉजिट्स जो है वो 1400 मीटर की थिकनेस की सॉइल होती है स्पेशली, जो कि पिर पंजल रेंज और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच का जो एरिया होता है वहाँ पर ये करेवा सॉइल्स या डिपॉजिट्स है वो पाए जाते हैं। और करेवा का जो कश्मीरी डायलेक्ट में मीनिंग है वो है एलिवेटेड टेबल लैंड। करेवा डिपॉजिट्स किस चीज़ से बना होता है? सैंड, सिल्ट, क्ले, शेल, मड, लिग्नाइट, ग्रेवल एंड लॉसिक सेडिमेंट्स। और सैफरॉन जो कि वर्ल्ड फेमस है वो इन्हीं डिपॉजिट्स के ऊपर कल्टीवेट किया जाता है। करेवा डिपॉजिट सिर्फ सैफरॉन के लिए नहीं बल्कि आलमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल के लिए भी जाना जाता है, वहाँ ये चीज़ें कल्टीवेट होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉयर जियो टेक्सटाइल्स। रूरल रोड्स के कंस्ट्रक्शन में कॉयर जियो टेक्सटाइल्स का यूज़ होगा अंडर दी 3rd फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
कॉयर जियो टेक्सटाइल्स क्या है? एक स्ट्रॉन्ग परमिएबल फैब्रिक है। परमिएबल क्या होता है? जिसके थ्रू एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें पास हो सकती हैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। किससे बनता है? कोकोनट हस्क। हस्क मतलब जो आप कोकोनट छीलते हैं और उसके ऊपर की जो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम हस्क बोलते हैं। ये हाईली ड्यूरेबल होता है, मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। रॉट्स, मोल्ड्स एंड मॉइस्चर इसमें जल्दी से नहीं लगते हैं। ये रूरल रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एक गुड मटेरियल के रूप में एक्सेप्ट किए गए हैं। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत की एक न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर रोड कंस्ट्रक्शन में 5% रोड्स जो हैं वो इंडियन रोड कांग्रेस एक्रेडिटेड टेक्नोलॉजी, मतलब ये इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में बताती हूँ मैं पहले। तो इस एक्रेडिटेड टेक्नोलॉजी के अंदर जो 5% रोड कंस्ट्रक्शन होगा वो कॉयर जियो टेक्सटाइल के यूज से होगा। कॉयर जियो टेक्सटाइल जो है वो IRC एक्रेडिटेड है। मतलब क्या मतलब है इसका? इंडियन रोड कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे डिसीजंस, डिस्कशंस या फिर नई टेक्नोलॉजी जो आती है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो ये IRC ने जियो टेक्सटाइल्स को, कॉयर जियो टेक्सटाइल्स को रूरल रोड्स के कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने की परमिशन दे दी है। इसलिए अब जो 3rd फेज़ ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके तहत कॉयर जियो टेक्सटाइल का यूज़ होगा रोड कंस्ट्रक्शन में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये लैंड सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ क्विक वेजिटेशन को प्रमोट करता है। अगर कहीं इरोजन काफ़ी ज़्यादा होता है तो इरोजन कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करता है। सॉइल को स्टेबलाइज करने में और वेजिटेशन के ग्रोथ में, जो हिली एरियाज़ रहते हैं स्लोप्स में, वहाँ पर ये हेल्प करता है। ये पिक्चर आपको बहुत क्लियरली बता देगी कि जियो टेक्सटाइल का यूज़, कॉयर जियो टेक्सटाइल का यूज़ रोड कंस्ट्रक्शन में कैसे होता है। आप ये देख सकते हैं, पहले ये कॉयर टेक्सटाइल को बिछाया गया, उसके ऊपर ये जो कोलतार है उसको डाल करके एक रोड जो है वो क्रिएट की जाती है, जिससे इसकी बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ये एक तरह का एडेड एडवांटेज हो जाता है कि जो कोकोनट हस्क है उसका एक प्रोडक्टिव यूज़ हो रहा है। स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की, तो एक चिक्की के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो इस तरह का चिक्की है, स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की को डेवलप किया है, जिसके वजह से जो इम्यूनिटी है लोगों की वो इंक्रीज़ होगी और लोगों की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उसको भी ये फुलफ़िल करेगा। क्योंकि आपको पता है पैंडेमिक में सभी लोग अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाह रहे हैं, तो उस वजह से ये जो चिक्की है वो डेवलप की गई है बाय सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये जो स्पिरुलिना है वो साइनोबैक्टीरिया, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, उसके बायोमास से ये बना हुआ है। ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों ही इसको कंज्यूम कर सकते हैं। दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। आपने सुना होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं? विटामिन्स प्लस मिनरल्स। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं? लाइक प्रोटीन, फैट, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ये स्पिरुलिना चिक्की है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को फुलफ़िल करेगी, मतलब विटामिन और मिनरल्स जो है वो प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ राइस इनटू हैंड सैनिटाइजर्स। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो सरप्लस राइस अवेलेबल है कंट्री के पास, उसको इथेनॉल में कन्वर्ट किया जा सकेगा और फिर वो इथेनॉल जो है अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स बनाने में यूटिलाइज होगा। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स जो है 2018 ये कहता है कि अगर कंट्री में किसी वक्त किसी भी एग्रीकल्चरल क्रॉप ईयर में अगर ओवर सप्लाई हो गया फूड ग्रेन्स का, तो वो फूड ग्रेन जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। कब किए जा सकते हैं? जब नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी उसके लिए अप्रूव कर देती है।
एफसीआई के पास अराउंड अभी 3 जो एग्जिस्टिंग बफर नॉर्म्स हैं उसके कंपैरिजन में उसका 3 टाइम्स जो है वो स्टॉक है, मतलब 3 गुना स्टॉक अभी एफसीआई के पास है राइस का। तो इसीलिए उन्होंने राइस को हैंड सैनिटाइज़र में कन्वर्ट करने की बात कही है। पहले इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, देन हैंड सैनिटाइज़र में। करंट फोर CO0238 इज़ अ शुगर केन वैरायटी जिसको ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। ये इंस्टीट्यूट हरियाणा में प्रेजेंट है, लोकेटेड है। इस शुगर केन की जो केन है वो मीडियम से थिक होती है, लाइक मीडियम टू थिक, ग्रीन येलो कलर की होती है, सिलेंड्रिकल इंटरनोड्स होते हैं। इसमें आप ये फीचर्स देखेंगे कि ये जो केन है वो फ्री फ्रॉम स्प्लिट्स है होती है, या फिर उसमें कांटे नहीं होते, बड कुशन नहीं होता। फाइबर जो परसेंट है वो करीब 13.05% है। शुगर इस करंट फोर जो शुगर केन है, अगर उसकी जैगरी बनाई जाए गुड़ बनाई जाए तो वो A1 क्वालिटी की होती है, जो कि लाइट येलो कलर की होगी। इसमें एक रेजिस्टेंस भी शो किया है, मतलब शुगर केन में रेजिस्टेंस भी एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फीड की गई है बाय द मेथड ऑफ इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन क्या होता है? इनोक्यूलेशन इज़ अ मेथड थ्रू विच द इम्यूनिटी कैरेक्टरिस्टिक is being inserted into the crops. So immunity characteristic जो होती है वो प्लांट के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और इसीलिए जो डिजीज़ या फिर कोई पेस्ट होते हैं उसके अगर रेजिस्टेंस में कोई क्रॉप को आप सुनते होंगे कि इट इज़ रेजिस्टेंस टू दिस एंड दिस डिजीज़ और दिस एंड दिस पेस्ट, तो वो इनोक्यूलेशन मेथड से एक उसमें जो ये मेथड है, वन ऑफ द मेथड है कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उस कॉमन या प्लांट में जो है डाली जाती है। इस शुगर केन का एक और फीचर है लीफ ड्राइंग ड्यूरिंग समर सीजन में इसके जो पत्ते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है उसने कहा है कि किसानों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो केन यील्ड है वो रिड्यूस नहीं होगा। केन यील्ड कैसे रिड्यूस हो सकता है? अगर पत्ते ही सूख गए, जो केन होता है, शुगर केन होता है, वो भी सूख सकता है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि केन यील्ड जो है वो रिड्यूस नहीं होगी। ये वाटर डेफिशिएट को भी टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि शुगर केन एक हाईली वाटर रिक्वायर्ड क्रॉप है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो अगर वाटर डेफिशिएट भी हो गया तो इसको टॉलरेट कर सकता है, और गुड रटून एबिलिटी है। अब ये रटून क्या होता है? मान लीजिए ये केन जो है वो सॉइल में डाला गया, अब इसी के रूट से जो नए स्प्राउट्स आएंगे केन के, तो ये जो मैकेनिज्म होती है या बोलिए कि कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लांट की, उसको रटून एबिलिटी या रटूनिंग बोलते हैं। तो इस केन में गुड रटून एबिलिटी भी है। यहाँ पर इस इमेज में ये बताया गया है कि ये केन हाई यील्डिंग और हाई शुगर कंटेंट के साथ प्रेजेंट है। अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी भी है फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन।